अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी की हिस्ट्री। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम। उसके अलावा हमारे पास आ जाएंगी डिफरेंट टर्म्स जिनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। इसके अलावा लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं इकोलॉजी की हिस्ट्री की तरफ। अब कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, इसमें हम सबके नेम और इनकी हिस्ट्री और विद डेट्स स्टडी करेंगे हम। इकोलॉजी इज़ अ न्यू साइंस कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें इस फर्स्ट वाली स्लाइड में आपके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट इंट्रो है कि इकोलॉजी जो है वो न्यू साइंस है। एनिमल्स की स्टडी तो स्टार्ट से ही थी, लेकिन एनिमल्स की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के हिसाब से एनिमल्स को स्टडी करना, ये जो था 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उसमें ये प्रोमिनेंट हुई। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें कि इकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई, ये तो हम बात कर रहे थे कि ये प्रोमिनेंट कब हुई, 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। तो जो इकोलॉजी है वो 4th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। अब हम अगर इकोलॉजिस्ट की बात करें तो इनमें अरिस्टोटल का नेम आ जाता है। फर्स्ट इकोलॉजिस्ट जो थे स्टार्ट वाले उनमें। अब अरिस्टोटल का क्या काम था, इन्हें एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था और इनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन से, तो इन्होंने इस चीज़ को इन डिटेल स्टडी किया। नेक्स्ट हम देखते हैं द बोटेनिकल जियोग्राफी, अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट। अगर आपके पास कोई MCQs आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और ये इंपॉर्टेंट MCQ है, तो इसका आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट। ही वॉज द टू टेक ऑन द स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इन्होंने क्या किया, जाहिर सी बात है हम इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी का नाम दे रहे हैं, तो इन्होंने इकोलॉजी को स्टडी किया। इकोलॉजी में क्या आ जाता है, वही चीज़ आ जाती है कि ऑर्गेनिजम्स के उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशंस को स्टडी करना। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनिमल स्पीशीज़ के दरमियान जो इंटरेक्शंस थी उनको स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। और इसके अलावा जो वेजिटेशन जोन था हमारा, इसके अलावा जो हमारा वेजिटेशन जोन था, इन्होंने उसको लैटीट्यूड और आल्टीट्यूड के हिसाब से डिस्कस किया। अब इस पॉइंट में हमें क्या बताया गया है कि अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने प्लांट स्पीशीज़ के जो आपस में रिलेशन थे और जो उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन थे उनको स्टडी किया। लेकिन कैसे स्टडी किया, इन्होंने किया कि जिस क्लाइमेट के हिसाब से, मीन्स कि हम अगर स्टडी करें किसी भी प्लांट की स्पीशी को या कहीं पे किसी कम्युनिटी को स्टडी करें, तो हम मौसम के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से उनको स्टडी करें कि फ़लाँ मौसम में फ़लाँ सब्जियां जो हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं, फ़लाँ प्लांट्स ग्रो करते हैं, या फ़लाँ जो सीज़न है, फ़लाँ वेदर है, फ़लाँ क्लाइमेट जो है वो फ़लाँ टाइप के प्लांट्स की, फ़लाँ टाइप की वेजिटेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जब इस लिहाज से हम एनिमल्स को स्टडी करती हैं तो वो आ जाएगा हमारा क्लाइमेट विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लाइमेट। अब इन्होंने क्या स्टडी किया कि हम जो है अर्थ के नॉर्थ और साउथ में जो प्लांट की इकोलॉजी थी, प्लांट के इंटरेक्शंस के उनके इन्वायरमेंट के साथ, जैसे ही वो हम लोग ट्रॉपिक की तरफ मूव करते हैं वो बढ़ते हैं। अब इसको इन्होंने क्या नाम दिया, जियो बॉटनी का। जियो में हमें पता है कि अर्थ के लिए जियो का वर्ड यूज़ किया जाता है, बॉटनी हमें पता है कि प्लांट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे एनिमल्स को डिस्कस नहीं किया था, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे जो है प्लांट्स को डिस्कस किया था। तो इनकी ये जो स्टडी थी इसको जियो बॉटनी का नेम भी दिया गया। आइडिया ऑफ प्लांट जियोग्राफी इज़ वन ऑफ हिज फेमस वर्क। अब प्लांट की जियोग्राफी हम ऊपर भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में प्लांट की स्पीशीज़, प्लांट की इकोलॉजी को डिस्कस किया, तो इनकी स्टडी को नाम दिया गया जियोग्राफी का। जियो बॉटनी आ जाती है हमारे पास, और जियोग्राफी इनका जो है वो फेमस वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंटनी वैन लेवनहुक, 1632 से 1723 फर्स्ट डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता है फूड चेन क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूज़ करता है, और वो वाला ऑर्गेनिज्म जो इस केस में प्रीडेटर है वो फर्दर किसी एनिमल के लिए प्रे का बन जाएगा। मीन्स के एक एनिमल जो है वो दूसरे को फूड सोर्स के तौर पे यूज़ करता है, और जो तीसरा एनिमल है वो दूसरे वाले को यूज़ कर लेता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक बन जाती है फूड चेन। अब फूड चेन का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, एंटनी वैन लेवनहुक। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि फूड चेन का फर्स्टली जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था। इसके अलावा बेसिक फूड चेन इज़ गिवन बिलो। अब हम ये एक फूड चेन देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास ग्रास है,
उसके बाद आपके पास ग्रास ऊपर है। ग्रास ऊपर क्या करता है, वो ग्रास को ईट करता है, ग्रास को एज अ फूड यूज़ करता है। उसके बाद क्या, फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो ग्रास ऊपर को अपने खुराक के तौर पे यूज़ कर लेता है। अब उसके पास पाइथन आ जाता है, ये फ्रॉग को खा जाता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ईगल। अब ईगल क्या करता है, ये पाइथन को भी अपनी खुराक के तौर पे यूज़ करता है, मीन्स कि ये उसको खा लेता है, ये उसका प्रे होता है। पाइथन जो है वो प्रे है और ईगल इसका प्रीडेटर है। अब ईगल को हम प्रीडेटर का नेम भी देते हैं और ये एपेक्स पे है, मीन्स कि ये सुप्रीम लेवल पे आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्ल लिनियस, इन्फ्लुएंशियल नेचुरलिस्ट, 1707 टू 1778, इन्वेंटर ऑफ साइंस ऑन द इकोनॉमी ऑफ नेचर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइंस को स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी ऑफ नेचर। इकोनॉमी ऑफ नेचर का क्या मतलब होता है कि नेचर जो है वो, इन्वायरमेंट जो है वो हमारे हिसाब से चेंज होता है, ना कि हम इन्वायरमेंट को वो चेंज करते हैं, बल्कि हमारी एक्टिविटीज़, हमारी सरगर्मियाँ, उनके हिसाब से इन्वायरमेंट खुद ब खुद चेंज होता रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक कंडीशन है, इन्वायरमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आती है, मीन्स के पानी की कमी आ जाती है, तो एनिमल और जो प्लांट हैं उनके लिए ये होता है कि वो उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करें अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा ऐसा होता है कि हम अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि हम इस तरह के रिसोर्सेज बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, जिससे हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। लेकिन एनिमल और प्लांट में ऐसा नहीं होता, उनको उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडॉप्ट करना होता है और सर्वाइव करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलेक्जेंडर हेम्बोल्ट, 1769 टू 1859, फर्स्ट डिस्क्राइब इकोलॉजिकल ग्रेडियंट ऑफ लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड द ट्रॉपिक इन 1807। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1807 के अंदर इकोलॉजी को डिस्कस किया। वही बात हमारी गेन आ चुकी है कि हमारे जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल थे, उससे हम अगर ट्रॉपिक की तरफ मूव करें तो जो इकोलॉजिकल ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ होता है। चार्ल्स डार्विन, 1809 टू 1882। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, फाउंडर ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का जो हाइपोथेसिस था ये किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। अब एवोल्यूशन क्या होती है, क्या हाइपोथेसिस है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि वक्त के लिहाज से जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो खुद को अपने माहौल के मुताबिक अडॉप्ट कर लेते हैं, मीन्स कि उनकी बॉडी में इस तरह की चेंजिंग्स आती हैं कि वो माहौल में आने वाली फ्लक्चुएशंस को, मीन्स कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, पहले लो होता था, तो अब क्या धीरे धीरे एनिमल्स की बॉडी में इस तरह की चेंजिंग्स आ जाएंगी कि वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास आ जाते हैं डेजर्ट प्लांट्स, अगर हम यहाँ पे ग्रास लैंड की बात करें तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा जो है वो लेस हाई नंबर होते हैं। लेकिन जब हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो उनके स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स के जो है लीव्स उनके अंदर डेप्थ में होते हैं, उनके स्टोमेटा डेप्थ में होते हैं। किस लिए होते हैं, ताकि वेपोरेशन कम से कम हो, और उनकी लीफ की जो क्यूटिकल होती है वो भी थोड़ी थिक होती है। किस लिए होती है कि वाटर जो है वो एवेपोरेट ना करे, और उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा ज़मीन में आगे तक फैली होती हैं। ये किस लिए होता है कि ताकि वो उनको वाटर मिल सके, क्योंकि डेजर्ट में प्लांट के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो ये जो अडेप्टेशंस हैं ये वक्त के लिहाज से जिस तरह से प्लांट के लिए चेंज होती रहती हैं, इसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेrbert स्पेंसर, 1822 1903 इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। अर्ली फाउंडर ऑफ सोशल इकोलॉजी, कॉइंड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इनका क्या वर्क है, इनका वर्क ये था कि इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन किया। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है, और इसके बाद जो हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या होता है। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होता है बाकी ऑर्गेनिज्म की निस्बत, वो सर्वाइव कर जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं, मौसम चेंज होता रहता है, और कभी बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट होता है, कभी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कभी टेम्परेचर लो हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म इन तमाम फ्लक्चुएशंस को बियर कर जाता है, बर्दाश्त कर जाता है, वो सर्वाइव करता है। जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म जो फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। अगर सर्वाइव करते भी हैं तो वो एक थोड़ा टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे इसका क्या मतलब है कि जो सबसे फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। अब इस चीज़ ने, इस आइडिया ने क्या डिस्क्राइब किया, मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स आई, खुद ब खुद ही हमारे जो है इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चेंजिंग हम नहीं लाते, इन्वायरमेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स आई,
तो उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे फिटेस्ट था वो सर्वाइव कर गया। अब नेचर ने सेलेक्ट किया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करेगा। मीन्स के इन्वायरमेंट में चेंजेस नेचुरली तौर पे हैं। अब जो फिटेस्ट था वो सर्वाइव कर गया, बाकी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हम इसको नाम देंगे कि ये मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, कि नेचर सेलेक्ट करेगी कि कौन सा सर्वाइव करेगा और कौन सा नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्नेस्ट हैकल। 1834 to 1919 invented the ecology, popularized research links between ecology and evolution। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोलॉजी और एवोल्यूशन के दरमियान जो थे वो लिंक्स को जो थे उनको पॉपुलराइज किया। अब इकोलॉजी और जो हमारे पास एवोल्यूशन है इनके दरमियान लिंक्स किस तरह से बन गया। हमें पता है कि जो इकोलॉजी है वो ऑर्गेनिज्म की उनके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन जो है उसकी स्टडी है। अब एवोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स के बाद जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं। मींस के एवोल्यूशन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के खुद की बॉडी के अंदर, उसके खुद के जिस्म के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं हम उनको नाम देते हैं एवोल्यूशन का। और इसी हिसाब से जो है वो हमारा एनवायरनमेंट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हुआ है। और इकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है। अब अगर हम बात करें जिराफ की, तो पहले ऐसा क्या होता था कि जब वेजिटेशन कम थी तो जो ज़राफ़े वगैरह थे वो प्लांट्स की जो है ब्रांचेस उनको ईट करते थे, एज अ फूड सोर्स यूज़ करते थे। अब इसके लिए क्या होता था तो कि उन्हें अपनी गर्दन जो है वो ट्रीज़ की ब्रांचेस के लिए हमेशा ऊपर रखना पड़ती थी। मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी फूड के लिए। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो नेक की लेंथ थी वो प्रॉपर थी, मतलब अच्छी लेंथ थी, ज़्यादा लेंथ थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा होती गई, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ग्रास होने लगा, तो जिराफ जो थे उन्हें अपनी गर्दन ऊपर नहीं करनी पड़ी ट्रीज़ की ब्रांचेस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन की जो वेजिटेशन थी उसको एज अ फूड सोर्स यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ कि बार बार वो जो उनकी गर्दन के मसल्स पे जो दबाव पड़ता था, जो उसमें खिंचाव आता था, और वो जो एक ग्रेट हार्ड एफर्ट वाला काम करते थे, हार्ड वर्क था उनके लिए, वो रिड्यूस हो गया। अब इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो उनकी आने वाली नस्लें थी उनकी नेक की जो लेंथ थी वो कम होने लगी, क्योंकि जिराफ को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता था, उनको अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर बुलंद नहीं रखनी पड़ती थी। तो इससे उनकी नेक की जो लेंथ थी वो कम हो गई। अब ये जो थी ये तो एवोल्यूशन थी, ये हमारी चीज़ एवोल्यूशन में आ जाती है। अब देखा जाए तो ये एवोल्यूशन किस वजह से हुई, एक ऑर्गेनिज्म का माहौल के साथ इंटरेक्शन की वजह से। पहले वो अपने माहौल से किस तरह से फूड ले रहा था, तो अब किस तरह से ले रहा है, वो जो इंटरेक्शन है उसके अंदर चेंजिंग आई है और उससे जो है वो एवोल्यूशन हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही जो ऑर्गेनिज्म के माहौल के साथ इंटरेक्शन है वो हमारी इकोलॉजी में आ जाती है, और जो एवोल्यूशन है वो हमारी जो उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजिंग्स वगैरह आई वो हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं उसको। तो इन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट हैकल ने इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, लिंक कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टीफन एल्फ्रेड फोर्ब्स। 1844 to 1930, अर्ली फाउंडर ऑफ एंटोमोलॉजी एंड इकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स इन 1877। इन्होंने क्या किया, 1877 में एंटोमोलॉजी मीन्स के स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को और इकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को जो है एक्सप्लेन किया, फाउंड किया, ये इसके फाउंडर हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्लादिमीर वर्नास्की। 1869 to 1939 फाउंडेड द बायोस्फीयर कॉन्सेप्ट। अब बायोस्फीयर का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये हमारे पास आ जाता है व्लादिमीर वर्नास्की। अब बायोस्फीयर होता क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद हो, ज़िंदगी पाई जाए। अब वो जो ज़िंदगी है वो प्लांट्स की भी हो सकती है, वो एनिमल्स की भी हो सकती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। किसी भी तरह की लाइफ है वो ज़मीन के जिस भी हिस्से पे एग्जिस्ट कर रही है, जितने एरिया पे ज़मीन के जितनी जगह पे लाइफ है, हम उस सारे एरिया को नाम देते हैं बायोस्फीयर का। डेवलपमेंट इन स्टडीज़ ऑफ इकोलॉजी सक्सेशन। इकोलॉजी सक्सेशन क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से जो है वो प्लांट ने ग्रो किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह से उनकी जो ग्रोथ में चेंजिंग्स आई, क्या क्या सक्सेशन हुआ, तो उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजी सक्सेशन। इसी तरह से वो जो है एनिमल्स के इकोलॉजी सक्सेशन में हमारे पास आ जाएगा कि जब एनी वेजिटेशन जो है वो किस तरह से उसमें चेंजिंग्स आई, और वेजिटेशन में चेंजिंग की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर जो रिलेशनशिप था उसमें क्या चेंजिंग्स आई, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। और इसकी डेवलपमेंट किसने दी थी, व्लादिमीर ने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्थर जी टेंसले। 1871 to 1955 फर्स्ट टू कॉइन द टर्म इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोसिस्टम की टर्म है ये किन्होंने दी, व्लादिमीर हमारे पास आर्थर जी टेंसले ने। इन 1936 कब दी, 1936 में, एंड नोटेबल रिसर्च थी इनकी।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ल्स क्रिस्टोफर एडम्स 1873 से लेकर 1955। अब इन्होंने क्या किया, ये एनिमल इकोलॉजिस्ट थे, मीन्स कि एनिमल की इकोलॉजी को स्टडी करते थे, बायोजियोग्राफर थे। बायो मीन लाइफ, जियो हम अर्थ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब ज़मीन के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में जो है वो लाइफ किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, ये इन्होंने इस चीज़ पे वर्क किया। ऑथर ऑफ फर्स्ट अमेरिकन बुक, अमेरिका की फ़र्स्ट बुक किस चीज़ की बुक, किस टॉपिक पे, ऑन एनिमल इकोलॉजी इन 1913। इन्होंने क्या किया, एनिमल इकोलॉजी पे 1913 में एक बुक लिखी, फाउंडेड इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। इसके अलावा इन्होंने इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स को भी फाउंड किया। अब इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स क्या होते हैं कि इकोलॉजी जो है हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी किस तरह से फ़्लो करती है, फूड वेब के अंदर, फूड चेन के अंदर। मिसाल के तौर पे किसी ग्रास को एक ग्रास हुपर ने ईट किया तो उसने ग्रास से एनर्जी ली। अब उस ग्रास हुपर को फ्रॉग ने ईट किया तो फ्रॉग को उस एनर्जी का कुछ हिस्सा मिला। इसी तरह से फ्रॉग को आगे फर्दर जो है वो पाइथन ईट करेगा तो उसको उस फ्रॉग से कितनी एनर्जी मिली। तो वो जो ग्रास की एनर्जी थी वो किस तरह से फ़्लो की, ये जो हमारा एनर्जी का फ़्लो होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ये आ जाता है हमारा इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स में। और इसको फाउंड किसने किया था, चार्ल्स क्रिस्टोफर एडम्स ने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विक्टर अर्नेस्ट शेफर्ड 1877 टू 1968, फाउंडेड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में आ जाता है कि प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे इकोलॉजी को डिस्कस करना। पॉइंटेड फूड वेब एंड बायोम कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने क्या किया, फूड वेब और जो हमारे पास बायोम का कॉन्सेप्ट था उसको फाउंड किया, और नेचर कंजर्वेंसी को। फूड वेब हमें पता है डिफरेंट फूड चेन्स मिलकर एक फूड वेब बनाती हैं, और बायोम की डेफिनेशन जो है हमारे पास नीचे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने क्या किया, नेचर कंजर्वेंसी। अब नेचर कंजर्वेंस कि नेचर किस तरह से खुद को कंजर्व करती है, किस तरह से इन्वायरमेंट में चेंजिंग्स आती हैं, किस तरह से जो है वो प्रोड्यूसर को बाकी एनिमल्स एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जब उन एनिमल्स की डेथ होती है तो किस तरह से वो जो एनर्जी वो दोबारा फिर सॉइल के अंदर चली जाती है, मीन्स को दोबारा फिर से इकोसिस्टम के अंदर आ जाती है। ये हमारा आ जाता है कंजर्वेंसी के में, हम इसको कंजर्वेंसी में आ जाता है हमारा। उसके बाद हमारे पास बायोम आ जाता है। बायोम क्या होता है कि नेचुरल कम्युनिटी, बड़े लेवल पे लार्ज नेचुरल कम्युनिटी है, किसकी है, एनिमल की और प्लांट्स की, विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंटल किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक लार्ज लेवल पे, बड़े स्केल पे जब हम कम्युनिटी ऑफ प्लांट और एनिमल को डिस्कस करते हैं वो हमारा आ जाता है बायोम में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इकोलॉजी की हिस्ट्री को डिस्कस किया। तो फर्दर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा इकोसिस्टम पे, जिसमें हम इकोसिस्टम और उसमें डेवलपमेंट आ जाएंगी हमारी, और इसके अलावा इकोलॉजी का हमारे पास स्टेटस आ जाएगा, ओवर पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन आ जाएगी हमारे पास, मेजर इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएंगे हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग। ये तमाम जो है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि हमने इकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ी। तो इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट कहीं से समझ ना आया तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा।